देखो बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है और वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसमें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मेटालिक नेचर, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो और भी अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज बची हुई हैं और हमारे सिलेबस से रिलेटेड है, उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। और यहां पर जो फर्स्ट लिया है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वेरिएबल वैलेंसीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, तो देखो बच्चों, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनमें नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स पाई जाती हैं। मींस ये जो एलिमेंट्स हैं वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं। मींस टू और मोर टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स और वैलेंसीज, इनको ये अपने डिफरेंट कंपाउंड्स में शो करते हैं। इसी को हम बोलते हैं क्या? वेरिएबल वैलेंसीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ये क्यों होता है ऐसा कि इन एलिमेंट्स में टू और मोर टाइप्स की क्या मिलती हैं? वैलेंसीज। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि इनके जो n-1d ऑर्बिटल्स हैं और ns ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जीज में बहुत ही लिटिल डिफरेंस है। मींस बहुत कम डिफरेंस होने से केमिकल बॉन्डिंग में ns के साथ साथ n-1d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। और यही रीजन है कि इनकी जो वैलेंसीज हैं वो +1 से और +8 तक बढ़ जाती है। और ये वैलेंसीज कैसे बढ़ेंगी, कितनी होंगी, ये किस पे डिपेंड करता है? इनके ns इलेक्ट्रॉन और n-1d इलेक्ट्रॉन्स पर। ओके, तो यही यहां पर डिस्कस किया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मींस वेरिएबल वैलेंसीज। समझ गए बच्चों कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनमें नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलती हैं अधिक से अधिक संख्याओं में। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल वैलेंसी। एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर। आप लेकिन देखोगे कि हर एक सीरीज में जो फर्स्ट मेंबर होगा और जो लास्ट मेंबर होगा उनमें इस तरह का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती। जैसे फर्स्ट सीरीज में देखो स्कैंडियम 3+ मिलता है, मींस स्कैंडियम में केवल और केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। जिंक में चले जाएं तो केवल और केवल +2 मिलेगी। ओके, ये क्वेश्चन होता है कि इनमें से कौन सा जो है डी ब्लॉक का एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। तो फर्स्ट सीरीज में स्कैंडियम और उसका जो लास्ट मेंबर है जिंक। ऐसे ही सेकंड सीरीज में चले जाएंगे तो वहां पर इट्रियम और लास्ट में मिलेगा कैडमियम। इस तरह से आप देखोगे कि फर्स्ट और सेकंड मेंबर को छोड़ दो तो बाकी जो बचे वो सब, ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स या वेरिएबल वैलेंसीज शो करते हैं। अब आता है इसका रीजन क्या है। तो देखो, दिस इज बिकॉज डिफरेंस ऑफ एनर्जी in the n-1d and ns orbitals is very low या very little। समझ गए ना कि इनके जो ns ऑर्बिटल्स हैं और n-1d ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में एनर्जी का बहुत ही कम डिफरेंस है। ऐसे में एक ही जो रिएक्शन कंडीशन है उसी टेम्परेचर में ns के भी इलेक्ट्रॉन यूज हो जाते हैं और n-1d के भी इलेक्ट्रॉन्स यूज हो जाते हैं। और इस तरह से एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी शो करता है। इसलिए इनमें दोनों एनर्जी लेवल केमिकल कॉम्बिनेशन या बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं। तो समझे बच्चों कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इनमें एक से ज्यादा प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं या कहें कि परिवर्ती संयोजकताएं पाई जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं संक्रमण तत्वों की परिवर्ती संयोजकता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि n-1d ऑर्बिटल्स और ns
ऑर्बिटल्स, इनके बीच का जो ऊर्जा अंतर है, एनर्जी डिफरेंस है, वो काफी कम होता है। ऐसे में एक ही अभिक्रिया परिस्थिति में Ns के साथ साथ N-1d ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स केमिकल बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं, जिसके कारण ही इनकी वैलेंसी +2 से लेके और +8 तक बढ़ती जाती है। कुछ एलिमेंट्स +1 भी शो करते हैं, जैसे कि कॉपर क्यूप्रस स्टेट में। ऑस्मियम में जाओगे तो +8 मिलती है, ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। तो इस ग्रुप की सबसे हाईएस्ट वैलेंसी है +8 और सबसे लोवेस्ट क्या है +1। हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, कौन सी नहीं होगी, किस मीडियम में कौन सी स्टेबल है, ओके, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, ये सब इनके बारे में भी डिस्कस डिटेल में करेंगे। तो यही है, संक्रमण तत्वों में अधिक संख्या में ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं, दर्शाने का गुण पाया जाता है केवल प्रथम श्रेणी के प्रथम और अंतिम तत्व के अतिरिक्त। अब आप देखोगे कि श्रेणी में जो सीरीज में फर्स्ट मेंबर जैसे स्कैंडियम है, फर्स्ट सीरीज में तो +3 शो करता है, लास्ट जिंक +2 शो करता है, उसमें वेरिएबल वैलेंसीज नहीं है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि इनके N-1d और Ns जो कक्षक है, ऑर्बिटल्स हैं, इनकी ऊर्जाओं का अंतर काफी कम है, जिसके कारण ये दोनों एनर्जी लेवल्स जो है केमिकल बॉन्डिंग में यूज हो जाते हैं। ओके, अब हम इस तरह कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फर्स्ट सीरीज को लेके। तो देखो स्कैंडियम में जाओगे तो +3 मिलती है, कॉन्फ़िगरेशन कितना है D1। ये बता दूं कि इस ग्रुप में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जितने की d ऑर्बिटल्स और ns ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स है उन्हीं के बराबर हो सकते, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो D1 ठीक है, यहां पर क्या है D2, ns2 तो रहता ही है। ओके, तो यहां पर आप देखोगे कि यहां पर +2 से +4 तक मिलेगी, यहां चले जाए D3, ns2 तो सब में रहेगी, तो 5 हो गए S के और D के 3, तो 5 तो मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगी 5 तक। क्रोमियम में चले जाओ तो ऐसे आप देखोगे D में 5 और S में 1 हो जाता है, या D में 4 और S के 2, तो कुल मिला के मैक्सिमम 6 तक जाएगी। Mn में जाओगे तो 7 तक जाएगी। फिर आयरन में चले जाओ, या आयरन ग्रुप में तो +8 तक मिलती है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, यहां पर आयरन की +4 तक मिलेगी या +6 तक। जैसे जैसे फिर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग स्टार्ट होती जाती है, फिर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम पार्टिसिपेट करते हैं, और यही रीजन है कि मैक्सिमम तक बढ़ी और फिर धीरे धीरे यह डिक्रीज होती जा रही है। कोबाल्ट में +4 तक, निकेल में +2 से +4 तक, कॉपर में +1 या +2 मिलती है, और जिंक में ठीक है केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। अब मैंने जिनको गोले के अंदर रखा है उनकी ये स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। हालांकि हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जो स्टेबिलिटी है उनको अलग अलग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। जनरल बता दूं, इसमें +3 स्टेबल है, इसमें +4, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ D0 हो जाएगा, यहाँ D0 हो जाएगा, इन दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आर्गन जैसा हो जाएगा, और इसीलिए अपने आप इस स्टेट में ज्यादा स्टेबल बनाते हैं। ओके, बेरिलियम में चले जाओगे तो बेरिलियम में आपको देखोगे +2 ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इस समय D3 कॉन्फ़िगरेशन बचेगा, जो कि T2G में 3 बढ़ जाएंगे, और ये एक्वस मीडियम में सबसे स्टेबल स्टेट होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेबलाइजेशन एनर्जी मिलेगी। जब हम और आगे डिटेल में देंगे तब मैं बताऊंगा इनके बारे में। क्रोमियम में चले जाओ तो +2 से ज्यादा स्टेबल +3 स्टेट दिखेगी आपको। रीजन ये है कि ये +2 से +3 में चेंज हो जाए, तो इसमें भी फिर T2G 3 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे D में, जो कि हाफ फिल्ड 3 ऑर्बिटल्स होंगे। Mn में +2 मिलती है, 5 और +3 भी मिलती है, दोनों स्टेबल है। इसमें जो है D5 है, इसमें D3 है, तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन को T2G में भर दे तो ये स्टेबल हो जाते हैं, और ये हाफ फिल्ड है। Fe में +3 मिलेगी क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। कोबाल्ट निकेल में देखोगे +2 ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है। तो यहाँ पर जो है आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है कम होने के कारण +2 है, जबकि इसी ग्रुप में प्लेटिनम प्लेडियम में चले जाओ तो +4 स्टेबल मिलेगी, क्योंकि उनकी 4 स्टेट की एनर्जी कम है और 2+ के लिए ज्यादा रखते हैं। कॉपर में चले जाए तो कॉपर में जो है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ज्यादा स्टेबल है, भले उसमें D9 कॉन्फ़िगरेशन है, ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हाई हाइड्रेशन एनर्जी हो जाती है। जिंक में चले जाओगे तो +2 ही मिलेगी, क्योंकि D10 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। तो इस तरह से ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं
और वेरिएबल है मींस एक से ज्यादा देख रहे हैं आप मिल रही हैं। तो इस तरह से ये सब एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, चाहे फर्स्ट सीरीज हो, सेकंड सीरीज हो, थर्ड सीरीज हो, फोर्थ सीरीज हो, इनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इनमें एक यूनिट के डिफरेंस से बढ़ती है, +2 to +3, क्योंकि इनमें s इलेक्ट्रॉन या d इलेक्ट्रॉन एक एक करके यूज होते हैं। जबकि p ब्लॉक में चले जाओगे आप देखोगे तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट से डिफरेंस में आएंगी, क्योंकि उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वो इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के कारण मिलती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होता है तो 2 अनपेयर्ड हो जाते हैं, इसलिए वैलेंसी 2 यूनिट से चेंज होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन एक एक करके यूज केमिकल बॉन्डिंग में जाते हैं, एक गया तो +1, 2 गया तो +2, 3 गए तो +4, 3, इस तरह से। और यही रीजन है कि इनमें 1 यूनिट के हिसाब से वैलेंसीज बढ़ती है। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आ जाते हैं जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड हैं, और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में भी आपको मिलते हैं। ओके, जैसे नंबर 1 पहला है कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। आप देखोगे पूरी सीरीज में आपने देखा, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट कॉमन है, सब में मिलती है, सब में दिखती है। ऐसा इसलिए क्योंकि NS इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है और वो दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से अधिकतर तत्वों मिलने वाली ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बच्चों? +2। फिर आता है कि जो +1 है, +2 है और +3, ये जो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं ये आयनिक नेचर की होती हैं। मींस इनसे बनने वाले जो कंपाउंड होंगे, मींस जिन कंपाउंड्स में ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिखेंगी, कौन सी? +1, +2 या +3, आप देखोगे ऐसे कंपाउंड आयनिक नेचर के होंगे, वाटर सॉल्यूबल होंगे। ओके, बट अगर हम 4 वाली स्टेट देखेंगे तो उसमें आप देखोगे आयनिक भी दिखेगा, कोवैलेंट नेचर, मींस एक M4 टेरिक या नेचर वाला कंपाउंड बनेगा +4 में। और इससे हायर जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं बच्चों, +5 से लेके +7, ये प्योर कोवैलेंट नेचर की होती हैं। मींस इनसे बनने वाले कंपाउंड में कोवैलेंट नेचर होता है। समझ गए ना कि जो +1, +2, +3 है इनमें तो होगा आयनिक नेचर, +4 में कौन सा होगा? आयनिक प्लस कोवैलेंट नेचर, और जो +5 से 7 है उसमें केवल कोवैलेंट नेचर। हम एग्जांपल से ले सकते हैं। समझ गए बच्चों कि ये 3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं में आयनिक गुण होते हैं। मींस इनसे बनने वाले कंपाउंड या इन कंपाउंड जिनमें ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखेगी मेटल आयन की, वो कैसे होंगे? आयनिक गुण वाले। +4 में आप देखोगे दोनों गुण दिखेंगे, आयनिक और सहसंयोजी। और 5 से लेकर 7 या 8 तक और आगे बढ़ जाए, हम ये कहें कि +8 तक। ओके, कहां तक? +8 तक जो है, +7, +8, इनमें आप देखोगे कौन से गुण होंगे? सहसंयोजी। जैसे CrO, Cr2O3, MnO, Mn2O3, Sc2O3, और भी देखोगे Zn, Cu2O, ओके, CuO, +2, +1, +2, +2, +3, +2, +3, +3, ये सब बेसिक नेचर के कंपाउंड है, मतलब बेसिक ऑक्साइड्स हैं। ये क्या है? बेसिक ऑक्साइड्स। और इनमें कौन सा नेचर दिखेगा बच्चों? आयनिक नेचर। ओके, और भी कंपाउंड्स देख लो आप। अगर आप इनके कंपाउंड देख लो, ZnSO4, ठीक है, जस्ट ऐसा ही CuSO4, तो हम ये देखते हैं कि ये जो है कैसे कंपाउंड होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, वाटर सॉल्युबल, इस तरह से। आप इन कंपाउंड्स में चले जाएं, CrO2 मींस यहां पर इसकी +4 स्टेट है, ये 4 है, यहां पर ये 4 है। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, आप देखोगे इनमें एम्फोटेरिक नेचर होता है, ये बेसिक भी होते हैं, एसिडिक भी हैं। ये जो ऑक्साइड है ये कैसे हैं? एम्फोटेरिक। ओके, तो ये जो ऑक्साइड्स हैं, ओके, ये ऑक्साइड एम्फोटेरिक, इनमें दोनों नेचर दिखता है। बेसिक नेचर जो इनका आयनिक नेचर, मतलब बेसिक जो नेचर होगा इन ऑक्साइड्स का, वो आयनिक नेचर से रिलेटेड है। एसिडिक नेचर जो है वो उनके कोवैलेंट नेचर से रिलेटेड है। समझ गए ना? ये आयनिक से है, सहसंयोजी से।
और इन ऑक्साइड्स में चले जाओ या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में चले जाओ, ये टोटल एसिडिक ऑक्साइड है, +6 +7 +8, इनमें केवल कौन सा नेचर दिख रहा है? कोवैलेंट नेचर। तो इनका जो आयोनिक नेचर है वो s ब्लॉक से रिलेटेड है, इनका जो कोवैलेंट नेचर है वो किससे रिलेटेड है? p ब्लॉक से। और इस तरह से ये दोनों नेचर जो कि d ब्लॉक के एलिमेंट्स में मिल रहे हैं, तो इस तरह से ये जो d ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये प्रॉपर्टीज को, आयनिक प्रॉपर्टीज को कोवैलेंट प्रॉपर्टीज तक क्या कर रहे हैं? ट्रांसफर कर रहे हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहां तक बात समझ गए? थर्ड में आए, थर्ड पॉइंट है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। आप देखोगे कि जो इन एलिमेंट्स की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो या तो ऑक्सीजन के साथ मिलेंगी या फिर किन के साथ मिलेंगी? हैलोजन एलिमेंट्स में, मेनली फ्लोरीन के साथ। रीजन क्या है कि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इतने हाई पॉजिटिव चार्ज होने के बाद भी ऑक्सीडाइज्ड नहीं होते। मींस ऑक्सीजन अगर किसी से जुड़ा है, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, और इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाने से इसमें हायर ऑक्सीडाइजिंग नेचर होगा, बट मैग्नीज ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज्ड नहीं कर पाता, और ऐसे में ये कंपाउंड क्या बने रहते हैं बच्चों? स्टेबल। मतलब कोई हायर ऑक्सीडेशन तभी स्टेबल होगी जब उससे जुड़े हुए एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडाइजिंग नेचर की होती है, और अगर कोई उससे कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ गया जो उससे कम ऑक्सीडाइजिंग नेचर रखता है, तो वो तुरंत उसको रिड्यूस ऑक्सीडाइज कर देगा और अपने आप में वो रिड्यूस हो जाएगा और वो स्टेबल नहीं होगा। मींस अगर हम यहाँ हाइड्रोजन जोड़े या और भी अगर आयोडीन जोड़े तो ये कभी भी इस तरह के स्टेबल कंपाउंड 7+8+ में नहीं बनेंगे। तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव है, इसलिए ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। इन एलिमेंट्स के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होती हैं? स्टेबल होती हैं। और अब आता है कि ऑक्साइड्स और फ्लोराइड्स में कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ठीक है, तो फ्लोराइड एंड ऑक्साइड आर मोर स्टेबल देन फ्लोराइड। अब मैं ये बात बता दूं कि फ्लोरीन की भले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है, बट फ्लोरीन उतने स्टेबल कंपाउंड नहीं बनाता जितना ऑक्सीजन। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि ऑक्सीजन में मल्टीपल बॉन्डिंग का नेचर होता है। मींस वो सेंट्रल एटम के साथ पाई बॉन्डिंग भी कर सकता है। जैसे आप KMnO4 में चलिए तो आप देखोगे Mn में डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, O-, या ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड देख लो आप, ओके, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर पाई बॉन्डिंग इन ऑक्सीजन एटम्स को क्या बनाती है? और मेटल के बीच की बॉन्डिंग को स्टेबल बनाती है। और यही रीजन है कि जो ऑक्साइड्स हैं वो फ्लोराइड से कहीं ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो समझ गए बच्चों की उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ मिलती हैं, स्थायी होती हैं। ऑक्साइड फ्लोराइड से कहीं ज्यादा स्थायी होते हैं क्योंकि ऑक्सीजन में युग्म बंध बनाने का गुण होता है, वो सेंट्रल एटम के साथ पाई बॉन्डिंग भी कर सकता है सिग्मा, जबकि फ्लोरीन केवल और केवल सिग्मा बॉन्डिंग करता है। तो सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए फ्लोरीन इजी गोइंग ब्रेक होकर निकल सकते हैं, बट ऑक्सीजन में ऐसा नहीं है। तो यहां बात समझ गए ना? आप देखो, आप KMnO4 है, K2Cr27, K2Cr4, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड्स स्टेबल ऑक्साइड हैं, स्टेबल कंपाउंड्स हैं। अब हम आ जाते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे कि 0 है, -1 है, +1 है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट किन एलिमेंट्स के साथ स्टेबल होती है? तो देखो, आप जब आप कॉम्प्लेक्स पढ़ोगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो आप देखोगे कि 0 ऑक्सीडेशन स्टेट या -1 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ स्टेबल है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप सेंट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करता, बल्कि और उसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो ऐसे में जो मेटल आयन है या तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी, और अगर दे दिया है तो -1 भी होगी। जैसे आप देखोगे निकेल कार्बोनिल, आयरन कार्बोनिल, इनमें तो 0 है। बेरिलियम जो है, आप देखते हैं हेक्सा कार्बोनिल बेरिलियम कंपाउंड है, इसमें बेरिलियम की -1 है। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगता है, कौन से एलिमेंट कार्बोनिल कंपाउंड बनाएंगे, कहां पर इनकी 0 होगी, कहां प्लस होगी। इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा आपको कार्बोनाइल कंपाउंड में सिनर्जिक इफेक्ट के बारे में, तब आप समझ पाओगे कि 0 क्यों होती है, -1 क्यों हो जाती है। और जो है, जैसे आप +1 की बात करें तो आप देखोगे कि वो आयोडीन के साथ मिलती है। जैसे क्यूप्रिक आयोडाइड से ज्यादा स्टेबल क्या है? क्यूप्रस आयोडाइड।
आप देखोगे क्यूप्रिक आयोडाइड को रखा जाए तो वो आयोडीन फ्री करके और इसमें चेंज हो जाता है। तो आयोडीन के साथ है या कार्बोनाइल ग्रुप, इनके साथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होती है। ओके, तो यहां तक पहले आप नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर हम इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स को देखें कि ग्रुप में किस तरह से चेंज होती है, ओके, तो आप देखोगे कि एनी सीरीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स एंड मैक्सिमम इन मिडिल ऑफ द सीरीज। आप देखोगे जैसे जैसे सीरीज में हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं और जो है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है और मिडिल में पहुंच के, सीरीज के मिडिल में पहुंच के मैक्सिमम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? एंड देन डिक्रीजेस, ठीक है, और इसके बाद फिर आप देखते हैं डिक्रीज क्यों होता है, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज अप टू मिडिल। आप देखोगे कि D1, D2, D3, D4, D5 तक ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, आप देखो हैं स्कैंडियम से मैग्नीज तक बढ़ते जा रहे हैं। और इसके बाद क्या होता है, और जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है वही केमिकल बॉन्डिंग करता है। तो जैसे जैसे d ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, केमिकल बॉन्डिंग बढ़ती जाती है और जो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती है। ऑनवर्ड द मिडिल, इसके बाद आप देखते हैं मिडिल के बाद इलेक्ट्रॉन्स ऑफ d ऑर्बिटल गेट स्टार्ट्स पेयरिंग, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाती है। पेयरिंग जहां स्टार्ट हुई तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता और यही रीजन है कि फिर धीरे धीरे ऑक्सीडेशन स्टेट जो है डिक्रीज होती जाती है और वो इस तरह से केमिकल बॉन्डिंग कम होती जाएगी और ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिक्रीज हो जाती है। तो समझ गए बच्चों कि किसी भी श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था डी कक्षक में जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं बढ़ती जाएगी और श्रेणी के मध्य में अधिकतम हो जाती है, जहां पर मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, D5 कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। मैक्सिमम अधिकतम कब हो जाती है, जब हम कहें D5 कॉन्फ़िगरेशन। इसके बाद युग्मन शुरू हो जाता है तो फिर रासायनिक, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंधन भाग नहीं लेते। इसके पश्चात डी कक्षक के इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं जिससे ऑक्सीकरण अवस्थाएं घटती जाती हैं क्योंकि युग्मित इलेक्ट्रॉन रासायनिक बंध बनाने में भाग नहीं लेते। ओके, देखो स्कैंडियम में आप देखोगे D1 कॉन्फ़िगरेशन है और NS2 मतलब 3D1 4S2, तो मैक्सिमम कितनी मिलेगी 3। यहां चले जाओगे तो D2 NS2 तो मैक्सिमम कितनी है 4, अभी 2 अनपेयर्ड है। D3S2 तो कितनी हो जाएगी मैक्सिमम 5, तीनों D यूज हो रहे हैं और 2 S के। यहाँ D5 और S1 तो मैक्सिमम कितने हो गए 6 और यहाँ D5S2 तो मैक्सिमम कितने हो गए 7। फिर यहाँ पर D6 हो गया और S2 हो गया, तो अब यहाँ 4 और 2 6, तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, क्योंकि जो पेयर्ड हो गया वो तो यूज होगा नहीं, तो मैक्सिमम आप देखोगे 6 तक मिलेगी आयरन में। लेकिन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड +8 शो करता है, वो एक अलग बात है। कोबाल्ट में D7 हो जाएगा और S2 तो 2 इसके 3 इसके, तो यहाँ मैक्सिमम कितनी हो सकती है +5, लेकिन आप देखोगे कोबाल्ट में +4 तक मैक्सिमम दिखती है। निकल में चले जाओ तो D8S2 तो 2 इसके 2 इसके, तो कुल मिला के मैक्सिमम कितनी मिल सकती है +4 NiO2 बनता है। कॉपर में चले जाओगे तो D10 D9S2 होती है, तो इस तरह से 2 यूज हो जाते हैं +2 तक। और जिंक में तो D10S2 है तो केवल S यूज होते हैं, तो मैक्सिमम +2। तो आप देख रहे हैं कि जहां तक यहां से लेके यहां तक, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, और यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं बच्चों, डिक्रीज हो रहे हैं, और यही कारण है कि ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। अब आते हैं कि ग्रुप में क्या होता है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे चले तो हायर से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स स्टेबल होती हैं। रीजन ये है कि जब मेटल में क्या होगा, मेटालिक नेचर ज्यादा होगा, साइज बड़ी होगी, तो उसके ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यूज हो सकते हैं। उन ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल बना सकता है न्यूक्लियर रिएक्शन कम होने से, और यही रीजन है कि फेयर जो है, तो समझ रहे हैं कि एनी ग्रुप में स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज व्हाइल लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज। आप देखोगे Fe2O3 में आप देख रहे हैं +3 स्टेबल है, जबकि ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में +8 स्टेबल है। क्यों, जबकि ये दोनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो ऊपर से नीचे जाने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। पीरियड में आप चलेंगे सीरीज में तो पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, तो
इस तरह से आपने देखा कि ये है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड, तो आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक और ये है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ये जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं या वैलेंसीज हैं, इनमें से कौन ज़्यादा स्टेबल है कौन कम है, ये केवल एक फैक्टर से डिटरमाइन नहीं होता है। इनके लिए अलग अलग फैक्टर्स दिए गए हैं, उनके बेस पर हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पर ये डिपेंड करती है। देखो, उनमें से पहला फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो अब देखो बच्चों, ऐसे कैटाइंस या मेटल आयंस जिनमें D0, D3, D5 या D10 कॉन्फ़िगरेशन रहता है, ऐसे आयन का जो भी चार्ज है वही उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। समझ गए बच्चों कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आयंस करस्पॉन्डिंग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन D0, D3, D5, D10, इनके करस्पॉन्डिंग में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी, इन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इनके करस्पॉन्डिंग में जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं आयंस की, वो स्टेबल होंगी उनके कंपाउंड्स में, उनके कॉम्प्लेक्सेस में। समझ गए बच्चों, आयनों की स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये हैं कि संगत, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं यौगिकों में संकुलों में स्थायी होंगी। देखो इस तरह समझे, स्कैंडियम 3+, इट्रियम 3+, लैंथेनम 3+, आप देखोगे इनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। ये बहुत ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, मींस इसमें आपको आर्गन जैसा दिखेगा, तो ये क्रिप्टॉन जैसा हो जाएगा, तो ये जिनोन जैसा हो जाएगा। और यही रीजन है, या एक्टिनम +3 में चले जाए तो रेडोन जैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इन एलिमेंट्स में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है, और ये केवल एक ही प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है इन एलिमेंट्स में, इसके अलावा कोई अदर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल टोटली इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन है, तो इनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये स्टेबल है। एक चीज, आप जिंक में चले जाएं, कैडमियम है, Hg है, ये ऐसे, इसके अलावा आप देखोगे Ag+ हो गया, ठीक है, इसकी +1 स्टेबल है। क्यों? क्योंकि इन एलिमेंट्स में D10 कॉन्फ़िगरेशन है, D10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये एलिमेंट्स +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इसके अलावा आप Hg में चले जाओगे तो Hg, Hg ऐसे जब जुड़े होते हैं +1+1, तो इसकी ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो हर एक D में अगर कोई भी एलिमेंट का आयन अगर D10 कॉन्फ़िगरेशन रखेगा तो उसकी वो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी भी स्टेट्स हैं उतने ज्यादा स्टेबल होगी। अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं, जैसे Mn2+, टेक्नीशियम 2+, इनमें D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, या Fe3+, Re3+, D5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो इनमें +2 स्टेबल है, इनमें +3 स्टेबल है। समझ गए ना कि इनमें ये स्टेबल होती है। क्यों? क्योंकि D5 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां चले गए क्रोमियम 3+, इसमें D3 कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों। हम जानते हैं कि D ऑर्बिटल 2 पार्ट में स्प्लिट होता है, T2g और Eg। अगर T2g ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो हाफ फिल्ड होती है और ये भी स्टेबल स्टेट है। और ऐसे ही आप इसमें देख लो वेनेडियम 2+ में भी, तो ये क्रोमियम की 3+ स्टेबल है, वेनेडियम में 2+ स्टेबल है, क्रोमियम की 3+ 2+ से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर D3 है, यहाँ D4 है। ऐसा ही यहाँ देख लो, D3 होगा, D1 और D2 हो जाएगा, ये स्टेट। और एक्वस मीडियम में, अगर आप एक्वस मीडियम में चले जाएं तो आप देखोगे कि क्रोमियम 3+ Mn2+ से ज्यादा स्टेबल है, जबकि यहाँ पर D3 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ D5 है। लेकिन क्या होता है, D3 कॉन्फ़िगरेशन T2g ऑर्बिटल में तीनों इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जबकि Mn में 5 है, तो 3 यहाँ 2 यहाँ। जब हम CFSE का कैलकुलेशन करेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और वीक लिगेंड हो, तो 3 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो तीनों के तीनों T2g में रहेंगे, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन है, वीक लिगेंड है, तो 2 ऊपर चले जाएंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन इजी ऑर्बिटल में जाते हैं ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, वो एनर्जी को डिक्रीज करते हैं, CFSE को डिक्रीज करेंगे। तो ऐसे में D3 की CFSE ज्यादा होगी, CFSE D5 में कहां?
एक्वस मीडियम में, और यही रीजन है कि एक्वस मीडियम में क्रोमियम 3+ मोर स्टेबल देन Mn2+। समझ गए बच्चों कि इस तरह से ये CFSE के बेस पर हम बता सकते हैं। तो ये जो आयंस हैं इनकी जो स्टेबिलिटी आपने देखा ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, वो किस पे डिपेंड करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ तक। अब देखो बच्चों, कुछ आयंस के ऑक्सीडेशन नंबर या उनकी स्टेबिलिटी पूछी जाती है कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो देखो यहाँ पर आप कुछ ध्यान रखना है, Cr3+ Cr2+ से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ D3 कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर D4 है। तो यहाँ पर जो हाफ फिल्ड T2G3 कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ऐसा ही यहाँ पर चलेगा। Mn2+ Mn3+ से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ चले जाए Fe3+ Fe2+, तो यहाँ पर D5 ज्यादा स्टेबल है D6 से, तो Fe3 ज्यादा स्टेबल है Fe2+। एक ऑर्डर ये पूछा जाता है Mn2+, Fe2+, Cr2+, CO2+ और Mi2+ में कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो ये तो हो गया D5 के कारण स्टेबल है। अब आता है कि Fe और Cr में कौन ज्यादा स्टेबल है 2+ में। तो ध्यान से देखें कि Cr2+ बहुत जल्दी एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और 3+ में चेंज हो जाता है, ठीक है, मोर इजी होता है, स्ट्रांग रिड्यूसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर T2G3 कॉन्फ़िगरेशन ले आता है, क्योंकि D4 से ज्यादा स्टेबल है इसका 3+, तो ये जल्दी से D2+ को किस में बदल लेता है 3+। बट Fe2+ से 3+ में कन्वर्जन इतना इजी नहीं होता, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, भले वो D5 कॉन्फ़िगरेशन ले आता है, लेकिन इतना अच्छा रिड्यूसर नहीं है जितना कि 2+ है। ओके, तो 2+ जो है मोर इजीली इलेक्ट्रॉन रिलीज करके और इस तरह कॉन्फ़िगरेशन का चेंज हो जाता है, और ये इस तरह का नेचर शो नहीं करता। और यही रीजन है कि Fe2+ जल्दी से Fe3+ में नहीं चेंज हो जाता, जबकि 2+ 3+ में जल्दी चेंज हो जाता है। तो Fe2+ मोर स्टेबल देन Cr2+, और फिर इनकी स्टेबिलिटी कम होती जाती है। एक और क्वेश्चन होता है कि कॉपर 2+ और कॉपर 1+ में कौन ज्यादा स्टेबल है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन देखो D9 D10, तो कॉपर 2+ मोर स्टेबल देन कॉपर 1+। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जो कॉपर 2+ के जो कंपाउंड्स हैं, एक तो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्शन होगा, ठीक है, अट्रैक्शन बिटवीन Cu2+ एंड एनाइन जो होता है इसमें, ठीक है, इज मोर देन, ठीक है, Cu1+ एंड एनाइन। एक तो ये रीजन है सॉलिड स्टेट में। और हम एक्वस मीडियम की बात करें तो कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एनर्जी कॉपर 1+ से ज्यादा है। ये दो रीजन है जो कि कॉपर 2+ को ज्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, ज्यादा स्टेबल उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बनाते हैं। तो यहां तक लिखें। अब देखो बच्चों, ये इस तरह का क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम 2+ D4 कॉन्फ़िगरेशन, Mn3+ D4 कॉन्फ़िगरेशन, दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बट क्रोमियम 2+ रिड्यूसर है, अपचायक है, और Mn3+ ऑक्सीडाइजर, ऑक्सीकारक है। तो इसका रीजन पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, इसका रिड्यूसिंग नेचर क्या है, D4 तुरंत D3 में चेंज होता है ताकि T2-3 इस तरह T2G3 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। तो ये इसकी टेंडेंसी है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करके अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाता है, और इसमें टेंडेंसी है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर ले तो Mn2+ में चेंज होगा, जहां की D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो यहां पर ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। और यही रीजन है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बन जाता है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाता है, और इस तरह से इसका रिड्यूसिंग नेचर और इसमें क्या आ जाता है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट फैक्टर है और वो है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। इतना सा ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट पर्टिकुलर, ठीक है, पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट। पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब है कि कोई पर्टिकुलर +2 या +4 इस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी पूछ ली गई हो आपसे, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट की कौन स्टेबल है, तो वहां ध्यान रखना है आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ पर्टिकुलर स्टेट। अगर ये कम है तो ये ज्यादा स्टेबल होगी। समझ गए बच्चों कि एक, ठीक है, एक ऑक्सीकरण
अवस्था का स्थान, अगर इसके बारे में पूछा गया है तो आयनिक ऊर्जा का उल्टा याद रखना है। और अगर मान लो एक ही एलिमेंट की दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स दी गई हैं और उनमें फिर स्टेबिलिटी पूछी गई है, तो स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को, कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तब ज्यादा स्टेबल होगी जब आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कम हो, और जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जब ज्यादा स्टेबल होगी जब आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा हो। मतलब ज्यादा डिफरेंस होगा तो लोअर स्टेट के बाद हायर चेंज नहीं होगी, मतलब एलिमेंट अपनी लोअर में ही रहना चाहेगा, और जब आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस कम रहेगा तो फिर एलिमेंट अपनी हायर तक पहुंच जाएगा। जैसे आप एस ब्लॉक में जाते हैं, फर्स्ट और 2 में बहुत ज्यादा डिफरेंस है आयोनाइजेशन एनर्जी का, इसलिए जो है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट +1 स्टेबल बनी रहती है +2, जबकि आप देखोगे कि 2+ वाले में जैसे एल्कली मेटल्स में कि उनकी 2 फर्स्ट और 2 में डिफरेंस कम है तो 2 ज्यादा स्टेबल बनी रहती है। तो इस बेस पर आप उनकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। जैसे हम निकेल और प्लेटिनम की बात करें, निकेल 2+ की टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी ये है और प्लेटिनम के लिए ये है, तो ये कम है, समझ गए ना, निकेल के लिए कम है और प्लेटिनम के लिए ज्यादा, तो निकेल अपनी 2+ स्टेट में ज्यादा स्टेबल है प्लेटिनम के रिस्पेक्ट। अब हम 4+ की बात करें तो 4+ में निकल के लिए ये है और प्लेटिनम के लिए ये है, तो यहाँ पर प्लेटिनम की कम हो रही है और निकल की ज्यादा है, तो यहाँ पर कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा बच्चों? प्लेटिनम। तो जहां कम आयोनाइजेशन एनर्जी एक पर्टिकुलर आयन बनने की, वहां उस आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। अगर ये कम है तो ये ज्यादा, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ निकल के लिए कम है 2+ में, इसलिए निकल 2+, प्लेटिनम 2+ से ज्यादा स्टेबल है। 4+ में प्लेटिनम की कम है, निकल की ज्यादा है, तो प्लेटिनम 4+ में ज्यादा स्टेबल है। अब यहां आ जाए, Mn2+, Mn3+ बनता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये है, जब 2+ बनता है तो ये, इनका डिफरेंस लेते हैं, तो आप देख रहे हैं कि 3 और 2 का जो डिफरेंस है वो ये आया कितना 175, तो ज्यादा डिफरेंस है, तो ज्यादा डिफरेंस तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, मींस Mn2+ मोर स्टेबल देन Mn3+। समझ गए ना कि Mn2+ Mn3+ इसलिए ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा है, तो Mn2+ नहीं चाहेगा कि Mn3+ में चेंज हो। ऐसे ही Fe3 और Fe2 में देखो, 3 की ये है और 2 का ये है, इनका डिफरेंस निकालना, ये 1401 जो कि इसके रिस्पेक्ट में कम है, तो इसका मतलब है कि Fe3 मोर स्टेबल है Fe2+। कम एनर्जी डिफरेंस है तो एलिमेंट अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ चलने लगे। और वैसे भी देख लो आप, यहाँ D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर भी D5 है, D5 ज्यादा स्टेबल है, यहाँ कौन सा है D4 और यहाँ क्या है D6, तो इनके रिस्पेक्ट में D5 तो ज्यादा स्टेबल होगा ना, और यही रीजन है कि इस तरह की ऑक्सीडेशन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बेस पर भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी बता सकते हैं। तो यहाँ तक नोट रखना। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे, एक रिडॉक्स कपल दे रखा होगा और उसका हमें क्या दे रखा होता है, रिडक्शन पोटेंशियल, वो वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है। तो यहां पर ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्लस रिडक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है, केवल पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, उसमें जो है स्टेबल होगी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा जी कैसा होगा, नेगेटिव। और ऐसे में इस रिलेशन के बेस पर, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जो रिडक्शन प्रोसेस है, मींस लोअर से हायर ऑक्सीडेशन, हायर ऑक्सीडेशन से लोअर ऑक्सीडेशन में जो प्रोसेस चल रही है रिडक्शन प्रोसेस, वो एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगी, मींस हायर ऑक्सीडेशन स्टेट अपने आप लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हायर कम स्टेबल है, लोअर ज्यादा स्टेबल है। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव दे रखा है आपको, तो सीधा सा है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। मतलब आपको यहां ध्यान रखना है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी।
समझ गए बच्चों कि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व है इस पर डिपेंड करेगा, और ये जितना ज्यादा, ध्यान रखें, उसकी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतनी कम स्टेबल हो जाएगी और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी ही ज्यादा स्टेबल होती जाएगी। यहां देखें आप, जैसे ये है रेडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है, तो ये बात तो समझ गए होंगे बच्चों कि अगर हम ये देखें कि जो अपचयन प्रक्रम है, रिडक्शन प्रोसेस जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है वो क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव। अब यहां पर देखो, जैसे ये तीन कपल्स दे रखे हैं, Mn3 अपॉन Mn2 1.57 वोल्ट, Fe3 Fe2 0.77 वोल्ट, और ये दे रखा है 3 1.97। अब आपसे पूछा जाए कि कौन किससे ज्यादा स्टेबल है, इससे ज्यादा ये है या इससे ज्यादा ये, तो देखो आपने लिखा है ये प्रोसेस, इसको देख के ये जो होता है रिएक्टेंट, और ये क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये रिएक्टेंट आयन होता है और ये क्या होता है, प्रोडक्ट आयन। मींस इसको आपको इसमें चेंज करना है। आपने ये रिएक्शन लिखी, एडिशन हो गया इलेक्ट्रॉन का, मींस ये कौन सी प्रोसेस चल रही है, रिडक्शन प्रोसेस, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो गया। क्यों? क्योंकि Mn2 आप देख रहे हैं कि मैंने ये आपको बता दिया कि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, ऐसे में Mn3 Mn2 में चेंज होगा, सो Mn2 मोर स्टेबल देन Mn3। जस्ट ऐसा ही इनमें देखना है, Fe2 मोर स्टेबल देन ये है। अब आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग नेचर बताओ, तो सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर कौन होगा, कोबाल्ट-2 की सबसे ज्यादा इसका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, उससे कम Mn और उससे कम ये, तो जितना ज्यादा ऑक्सीडाइजर उतना ही कम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेबिलिटी आप इनमें देखें तो CO3+ से ज्यादा स्टेबल है Mn3+ और Mn3+ से ज्यादा Fe3+। तो इस तरह से एक तो ये है, ये जब की वैल्यू है जब क्या दे रखा हो बच्चों आपको, नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। अब आता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की है, ठीक है, निम्न की जगह मैंने क्या कर दिया, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, तो आपको ध्यान रखना है ये माइनस मींस माइनस रेडॉक्स पोटेंशियल, तो आपको यहां ध्यान रखना है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल, पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू देखनी है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की, मींस रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो ध्यान रखें हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी। रीजन क्या है कि अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यही होगा ना कि अगर, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल इस तरह से है तो आप पहले इसको नोट करें। अब देखो बच्चों, अगर ऐसे दे दिया गया उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व, ओके, तो ध्यान रखना है नेगेटिव वैल्यू लेनी है, मींस E नेगेटिव, ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगी बच्चों, स्टेबल, ओके, क्योंकि ये नेगेटिव तो डेल्टा जी पॉजिटिव। ऐसे में द रिडक्शन प्रोसेस नॉट स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ऐसे में अग्र दिशा में जो रिएक्शन चल रही है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, बल्कि कौन सी दिशा में स्पॉन्टेनियस होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये यहां पर तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, बट अगर हम ये कहें कि +2 से +3 प्लस इलेक्ट्रॉन ऐसा, तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर नेगेटिव वैल्यू दे रखी है रिडक्शन पोटेंशियल की तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल बतानी है। जैसे यहाँ है Cr3+/Cr2+, ये कितना है -0.41, आपने ये प्रोसेस लिखी तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव तो डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया। ऐसे में ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, बल्कि किस डायरेक्शन में होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो हम ये कहेंगे कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जब ज्यादा चल रही है तो इसका मतलब है कि +3 मोर स्टेबल देन +2, ओके। तो ऐसे में ऐसे ये है तो जिंक 2+ से ये चल रही है तो नेगेटिव, इसका मतलब है कि जिंक 2+ मोर स्टेबल देन जिंक। इस बेस पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी बता सकते हैं, बहुत इजी। बस आपको इतना ध्यान रखना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, और नेगेटिव है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगी, ओके। तो ये था हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में और उसकी स्टेबिलिटी।